So a very good morning to all of you. Today we are going to read and understand about magnetic effects of current. तो आज हम अपने चैप्टर में ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑफ कोर्स ये 10th क्लास के टॉपिक्स हैं, ये आपने जरूर पढ़े होंगे। एम्पियर स्विमिंग रूल, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा। शॉर्ट फॉर्म में आपने क्या पढ़ा होगा इसको, आई थिंक अब आपको याद आ जाएगा। स्नो रूल, स्नो रूल, ठीक है। स्नो, मैक्सवेल कोर्क स्क्रू रूल, जो भी राइट हैंड थंब रूल या कोर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, फिर उसके बाद बायट सैवर्ट लॉ, फिर उसके इसी में ही हम पढ़ेंगे बायट सैवर्ट लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। जैसे आपके पास गॉस थ्योरम है वैसे ही बायट सैवर्ट लॉ है बेटा। जैसे आपके पास गॉस थ्योरम है या कूलम्स लॉ है वैसे ही बायट सैवर्ट लॉ है। बायट सैवर्ट लॉ इज इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ बेटा। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ कर रहा है ना, वो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, बायट सैवर्ट लॉ कर रहा है। ओके, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी ऑफ कोर्स 3 एप्लीकेशंस है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, magnetic field due to circular loop carrying current, magnetic field due to a solenoid. Okay, an electric current produces magnetic effect in a space around the conductor called strength of magnetic field or simply magnetic field. ओरेस्टेड ने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करके दिखाया। उसने इसके लिए क्या किया, देखो बेटा, एक सेल है, यहाँ पर एक बैटरी है। सेल और बैटरी में फर्क होता है। ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये की है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, और इस वायर के नीचे उसने एक मैग्नेटिक कंपास लगा दी। मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ और साउथ होती है। देखो ध्यान से क्या हुआ, दोबारा से देखो एनिमेशन में। जैसे ही मैंने इस सर्किट को पूरा किया, अभी देखो ये सर्किट अभी पूरा नहीं है बेटा, अभी ये सर्किट जो है वो पूरा नहीं है, अभी ये सर्किट पूरा नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको पूरा करूंगा, देखो बंद होगा सर्किट, करंट फ्लो होगा और ये कंपास मूव कर जाएगी। जैसे करंट हो, देखो इट मूव्स, ठीक है, इट डिफ्लेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, ये अपने आप डिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि जैसे ही करंट पास हुआ तो एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही बना, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपका ये जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ। बिकॉज दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट किए, अब या तो वो अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, तो किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। When current was allowed to flow through a wire placed parallel to the axis of a magnetic needle kept directly below the wire, the needle was found to deflect from its normal position. जैसे ही हमने एक वायर को प्लेस कर दिया पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक नीडल केप्ट बिलो द वायर, ठीक है, द नीडल वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब देखो दूसरा कंडीशन, अब हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पर ध्यान से चेंज क्या किया हमने। ये जो बैटरी थी ना, इस बैटरी में देखो यहाँ पर नेगेटिव लगा है, यहाँ पर पॉजिटिव लगा है। अब इसने कर दिया, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे नेगेटिव है। तो देखो इसने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पर एक पॉजिटिव है। जैसे ही टर्मिनल्स को चेंज किया, अब देखो जरा सर्किट बन गया। बस चेंज क्या किया इसने, बैटरी को पलट के लगा दिया, जहां पे पहले पॉजिटिव था वहां नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव था वहां पॉजिटिव लगा दिया। जैसे ही करंट को ऑन करेंगे, अब देखो यस, अब करंट ऊपर से जाएगा। यहाँ पे करंट नीचे जा रहा था बेटा, यहाँ करंट नीचे जा रहा था, अब देखो करंट यहाँ पे ऊपर से जा रहा है। तो देखो अब ये जो नीडल है वो दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। When current was reversed through the wire, the needle was found to reflect in opposite direction to the earlier case. तो यहाँ से वो जो रूल है स्नो, वो रूल यहाँ से बनता है। If current flows from south to north, then the needle will deflect over west. ठीक है, ये स्नो रूल यही बताता है। If current flows from south to north, then the needle will deflect over west. और जैसा कि ये सेकंड वाले केस में हो रहा है, क्या हो रहा है देखो यहाँ पर,
सॉरी फर्स्ट वाले केस में देखो क्या हो रहा है कि जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है। देखो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो साउथ से अगर नॉर्थ जाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगी वेस्ट की तरफ, लेकिन अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा जैसा कि सेकंड केस में जा रहा है तो करेगा ईस्ट की तरफ। रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो बता दिया हमने कि कैसे कैसे मतलब क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके दिखा दिया उस ओरेस्टेड ने। अब उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन, सबसे पहले तो एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसका शॉर्टकट क्या है बेटा, स्नो। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन द नीडल विल डिफ्लेक्ट ओवर वेस्ट। इमेजिनिंग, ये तो पढ़ सकते हो आप सिंपली। देखो एक पर्सन है, मान लो स्विम कर रहा है नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देखो उसके पैर देखो ये साउथ की तरफ है और उसका जो हाथ है मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है वो, क्योंकि हाथ के लोग बढ़ता है वो, तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीडल रखें तो वो डिफ्लेक्ट करेगी बेटा वेस्ट की तरफ, लेकिन अगर वो नॉर्थ से साउथ जाएगा तो डिफ्लेक्ट करेगी ईस्ट की तरफ। ठीक है, दूसरा रूल है आपका राइट हैंड स्क्रू रूल या मैक्सवेल कोर्ट स्क्रू रूल। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो एक नीडल है, अगर वो अगर स्क्रू है उसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। मतलब उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो अंदर होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, और अगर स्क्रू को घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि इस कंडीशन में, देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि इस कंडीशन में देखो अंदर की तरफ जा रहा है, फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस कंडीशन में बाहर की तरफ आ रहा है बिकॉज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिंपली राइट हैंड थंब रूल, अगर हम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करें सच अ वे दैट आवर थंब एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आर यूजुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर हम अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लोग रखें तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है वो बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो पढ़ सकते हो आप आराम से। Next, Bayes-Savart law. Again, I am saying this is a very important topic of unit number 3. It works as Coulomb's law. ये Coulomb's law की तरह वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब वो क्या कह रहा है, मान लो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, आपको दिख रहा है डायग्राम में, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बेटा। ठीक है, इसमें से करंट पास हो रहा है। अब मान लो ये कोई भी पॉइंट है जहां पर आपको बताना है कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा इस पी पॉइंट पे, और वो कुछ दूरी पर है यहाँ से। ऑफ कोर्स अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। अब अगर हमें दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, देखो एक स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर में से करंट फ्लो हो तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कैसे जाएगा करंट, यहाँ से जाएगा बेटा बाहर और यहाँ से जाएगा अंदर। अब आपको देखना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, 3 से 12 जा रहा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, और अगर यही करंट नीचे की तरफ होता तो क्लॉकवाइज हो जाता। ठीक है, तो अब हमें पी पॉइंट पे निकालना है। अब देखो हमने क्या कर लिया, अब एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, हमने इसका छोटा सा एक पार्ट ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। इनफाइनाइट वायर है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमें छोटे छोटे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl। अब उसके सेंटर से जो p तक का डिस्टेंस है मान लिया r, उस डिस्टेंस से एंगल कितना हो गया, थीटा। अगर ये पॉइंट आप पी पॉइंट लेफ्ट साइड पे लो या राइट साइड पे लो एक ही बात है, बट ड्यू टू कन्वेंशन हम हमेशा राइट साइड पे लेते हैं, बिकॉज़ राइट साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, करंट कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे सर्कल में।
अब कोस ऊपर जा रहा है तो यहाँ से तो आएगा बेटा बाहर और यहाँ से आएगा अंदर। अच्छा अब याद रखना ये बात कि जब आपने परपेंडिकुलरली इनवर्ड करंट दिखाना है, इनवर्ड, तो वहां पे लगेगा बेटा क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली इनवर्ड करंट, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, ठीक है। और अगर आपने ऐसे डॉट लगाया, डॉट, ये ऐसे डॉट लगा रहा है, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना। डॉट का मतलब इनवर्ड और सॉरी उल्टा बोल दिया, क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी हमने बनाया था, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे दिखाओगे आप सर्कल में करंट, तो यहाँ पे क्या लगाओगे बेटा? डॉट लगाओगे। यहाँ पे बड़ा सा, यहाँ पे डॉट लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दो बेटा? क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या है? यहाँ से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और डॉट से बाहर आ रहा है। ओके, तो इसलिए लगाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB। तो इस छोटे से एलिमेंट की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो कौन कौन से? सबसे पहले तो कितना करंट पास कर। अच्छा ये याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है बेटा वो B होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल कैपिटल E होता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल है कैपिटल B है। अच्छा, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। जितना लंबा आप लेंथ लोगे कंडक्टर का, एलिमेंट का, उस पर भी डिपेंड करता है। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसका sin कंपोनेंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो I dl sin थीटा ऊपर आ जाएगा, r स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर से। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, तो आपको पता है कोशेंट लगता है। अब आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी बता देता हूँ। आपको याद है हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या आया था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ? K Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमने K की वैल्यू लगाई थी। वैसे ही यहाँ पे K की वैल्यू है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो जो म्यू नॉट है और एप्सिलॉन नॉट है बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, इनवर्सली है, बिकॉज यहाँ पे देखो बेटा म्यू नॉट ऊपर आ गया। आपको याद होगा K की वैल्यू क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड में? K की वैल्यू थी बेटा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये थी ना। लेकिन यहाँ पे देखो 4 पाई तो है, 1/4 पाई है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट जो था उसकी जगह यहाँ पे म्यू नॉट आएगा, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लेते हैं परमिएबिलिटी, इसे बोलते हैं परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। थोड़ा सा फर्क है। तो यहाँ पे देखो बेटा म्यू नॉट ऊपर आया, जैसे यहाँ पर था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे था, 4 पाई नीचे ही है, बाकी आइडियल साइन थीटा अपॉन r। तो दिस वर्क्स एज अ कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब बायट सैवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में करते हैं। देखो ये तो हो गया सिंपलिस्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है तो आपको पता है अगर हमने किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो उसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख पा रहे हो यहाँ पे आर कैप, ये आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। आर कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेक्टर आर अपॉन आर। तो ये जब वैल्यू पुट कर देंगे देखो यहाँ पे आर क्यूब आ गया बेटा, यहाँ पे आर क्यूब आ गया और यहाँ पे वेक्टर आर आ गया। अब आप कहोगे सर साइन थीटा कहाँ गया? ठीक है, साइन थीटा आपको पता ही है कि dl r साइन थीटा अगर लिखा हो आपके पास तो उसको आप क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो साइन थीटा वहां चला गया। अच्छा, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है आपको। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 4 पाई 10 की पावर -7। और अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
तो सिंपली 10 की पावर -7, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू याद रखनी है। जैसे आपने एप्सिलॉन नोट की वैल्यू याद रखी थी, क्या थी एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12। उसी तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू भी आपने याद रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 9 10 की पावर 9। वैसे यहाँ पर भी याद रखना है म्यू नोट की वैल्यू है 4 पाई इन 10 की पावर -7, और अगर म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पूछेंगे तो 10 की पावर -7 ओनली। Direction of vector dv is same as the direction of dl vector cross r vector, which can be determined by right hand screw rule. Right hand screw rule को क्या बोलते हैं? right hand screw rule। ऐसे हमें बना लेगा डायग्राम। According to a vector dl, a vector r, यहाँ एंगल थीटा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज होगा तो अंदर की तरफ मतलब ऐसे आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इट इज इमर्जिंग मतलब जो डॉट का मतलब है वहां से बाहर निकल रहा है। इसीलिए मैंने क्या बोला, जहां पर भी डॉट का निशान है उसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर भी बेटा क्रॉस का निशान है वहां पर परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is the vector, whose magnitude is the vector product of current and length of small element having a direction of flow current। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन करेंगे बेटा। इसकी बेटा 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से एक एप्लीकेशन आ जाती है। ये वाली एप्लीकेशन हम बाद में करेंगे, पहले आप सिंपल एप्लीकेशन कर लो, उसके बाद हम ये कर सकते हैं। देखो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये इसलिए मैं पहले करवा रहा हूँ बिकॉज़ सबसे सिंपल एप्लीकेशन है ये इसकी, ठीक है। तो पहले सिंपल समझ लो। ये आपको एक लूप दिख रही है अपनी स्क्रीन पे, इसका सेंटर, इसका जो रेडियस है वो है a, स्मॉल a, ठीक है। अब मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो एनिमेशन में करंट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। इसका हमने छोटा सा एलिमेंट काट लिया dl, एंगल कितना हो गया 90, करंट और रेडियस वेक्टर के बीच में हो गया 90। तो कैसे आएगा बेटा ये इनवर्ड? अब उसका इनवर्ड क्यों आउटवर्ड क्यों आया? क्लॉकवाइज है बेटा एक तरह से। The plane of the coil is lying on the plane of the diagram and the direction of current is clockwise। करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा? क्लॉकवाइज, such that the direction of magnetic field is perpendicular and into the plane। अच्छा into है बेटा तो यहाँ पे आएगा बेटा क्रॉस, ठीक है। into है तो क्रॉस आएगा। तो dv is equal to mu naught अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन a स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर a स्क्वायर कहाँ से आया? इसका रेडियस बेटा r नहीं है, a ले रखा है, इसलिए यहाँ पे a लिखा हमने। अब आपको पता है sin 90 थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 है थीटा की वैल्यू, तो sin 90 कितना हो गया 1, तो mu naught I dl अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। The angle theta between dl and a is 90 because the radius of the loop is very small। अच्छा कुछ बच्चों को अगर कोई डाउट है तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल भी इसको मुश्किल नहीं समझना है। आप लोगों को अगर मुश्किल लग रहा है सर यहाँ पे आपने a क्यों लिखा है, वहां पर सर तो r लिखा है, तो आप बेटा यहाँ पर सिंपली r लिख लो, कोई इशू नहीं है उसका भी। यहाँ पर आप a की जगह आप r ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ऐसे नहीं कि आप इसका रट्टा मारना है, ओके। तो यहाँ पे 4 पाई a स्क्वायर v is equal to integration of dv। अब आपको पता है हमें dv निकल गया हमारा, तो हम उसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट लूप का निकाल सकते हैं। mu naught अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। अब देखो जो mu naught I 4 पाई a स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, सिर्फ dl की इंटीग्रेशन होगी। और ये लूप कैसी है? स्फेरिकल लूप है बेटा, तो जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो dl की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 पाई r सर्कमफ्रेंस या 2 पाई a,
जो कटता काट देंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है। ये अगर इसका ग्राफ बनाना है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्राफ जरूर देखना। कई बार बच्चे ग्राफ छोड़ देते हैं और फिर समझ नहीं आता उनको ये ग्राफ आया कहां से पेपर में। ये कुछ ऐसे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है बेटा आपकी, इंपॉर्टेंट थी, इसको अच्छे से करेंगे। अब हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने के बाद सेकंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरी करंट। अब देखो दोबारा से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरी करंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब देखो पहली बात, आपको एक लूप दिख रही है। अब इसके दो छोटे छोटे आपको एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं। दोनों की लेंथ कितनी है बेटा? dl है। इसकी लेंथ भी बेटा dl है और इसकी लेंथ भी dl है। अब आपने एक्सियल लाइन पे निकालना। एक्सियल लाइन क्या होगी बेटा? इसके सेंटर से अगर हम एक लाइन खींचेंगे, इट इज द एक्सियल लाइन, ठीक है। इसका रेडियस अगेन a है। आप लोग r ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, x भी ले सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया हमने p पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया हमने p पॉइंट। डिस्टेंस मान लो x, o से लेके p तक का डिस्टेंस x ले लिया, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है इसके सेंटर से हमने जो p तक का डिस्टेंस लिया r, तो a x r क्लियर है। और आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस पेरिमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम से r की वैल्यू जो होगी x √x² प्लस a स्क्वायर, और r स्क्वायर की वैल्यू x² प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया बेटा? 90 का एंगल हो गया करंट और लूप के बीच में। तो ये एलिमेंट का नाम दे दिया हमने xy, और इसका जो सेंटर xy का जो सेंटर है वो है बेटा c पॉइंट, और लेंथ है dl, ठीक है। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो दिखा रखी है आपको डायरेक्शन। अब ये एंगल ले लिया हमने फाई, ठीक है, और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक तो dv sin फाई, एक dv cos फाई। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। डन एंड डाउन। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे नीचे भी तो एक एलिमेंट है बिल्कुल इसके अपोजिट में, एक एलिमेंट होगा इसके अपोजिट में। हम उससे भी ऐसी एक बना सकते हैं ट्रायंगल, और उसका भी दिखाएंगे हम ऐसे ही। देखो कैसे होगा। अब ये एक और एलिमेंट मान लिया हमने x डैश y डैश, बिल्कुल उसके इसे बोलते हैं डायमीट्रिकली अपोजिट एलिमेंट, ठीक है। उसकी लेंथ भी बेटा dl है, लेकिन पॉइंट का नाम दिया हमने t, उन दोनों का सेंटर। तो p तक लाइन खींच दी है। अगेन यहाँ पे बेटा dv वेक्टर होगा, फिर उसके दो कंपोनेंट होंगे, और आप देख पा रहे हो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है कि जो कोसाइन जो कंपोनेंट है, जो कोसाइन कंपोनेंट है ना, ये दोनों के इक्वल और अपोजिट है। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, लेकिन जो कोसाइन कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से भी कर सकते हैं। द प्लेन ऑफ द कॉइन इज कंसीडर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम such that the direction of magnetic field can be visualized on the plane of the diagram. At C and D, current elements xy and x dash y dash are considered such that current at C emerges out and D into the plane of the diagram. Okay? तो अगेन यूज करेंगे बायट-सैवर्ट लॉ। बेटा देखो कोई भी लॉ की एप्लीकेशन करनी है तो उसमें बायट-सैवर्ट लॉ का यूज तो होगा ही, तभी तो वो उसकी एप्लीकेशन। तो dv is equal to 0.4 pi ideal sin theta upon r square, और थीटा कितना है बेटा? अगेन 90 है, sin 90 कितना होता है बेटा? 1 होता है, तो 0.4 pi ideal upon r square। The angle theta is equal to 90 sin 90, ठीक है। The semi vertical angle made by r to the loop is phi। अब आपको दिख रहा है जो phi है वो एंगल है बिटवीन r एंड dv। r और dv के जो एंगल है वो है मतलब phi का, और इन दोनों में 90 है, therefore the angle between vertical axis and dv is also phi। ये बताना चाह रहा है कि ये जो दो एंगल है, दो एंगल phi के कैसे हुए, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कैसे हुए।
ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं इसको। तो dv को रिजोल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट्स में, dv cos पाई dv sin पाई, और आपको दिख रहा है डायग्राम में, दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट्स cos phi components are always opposite to each other and hence they cancel out each other। तो सिर्फ और सिर्फ sin component रहेगा, तो sin phi components due to all current elements will get added up। जितने भी cosine components हैं, जितने भी पेयर्स बनेंगे, बिकॉज़ ये सारे पेयर्स में बनेंगे, बिकॉज़ ये बेटा लूप है, एक के सामने दूसरा आएगा ही आएगा। तो जितने भी साइन वाले जो हैं, सॉरी कोसाइन वाले हैं, वो सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ साइन वाले बचेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, b is equal to dv sin phi, b is equal to dv sin phi। अगेन dv की वैल्यू हमें पता ही है, dv की वैल्यू ये दे रखी है हमें, लेकिन sin phi की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और वो हम आराम से निकाल सकते हैं। sin phi की वैल्यू वो जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है वहां से निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला sin phi का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना था, हाइपोटेन्यूज कितना था, वो यहाँ पे पुट कर देंगे हम। परपेंडिकुलर था बेटा a रेडियस, और हाइपोटेन्यूज कितना था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या जो भी इसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये sin phi की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। dl की वैल्यू तो पीछे में पड़ी हुई है, dl की वैल्यू कितनी थी 2 pi a, और यहाँ भी r स्क्वायर। अच्छा ये बात ध्यान रखना, मैं थोड़े कंफ्यूज होंगे, मैं आपको पुट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो बेटा sin phi की वैल्यू हम पुट करते हैं, पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, i sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जैसे कि आप a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बिकॉज़ बेटा यहाँ पे r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर की वैल्यू तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगी, ठीक है। अब और इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये हो गया इतना। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई a आएगी, 2 पाई a, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पाई a इंटीग्रेशन ऑफ dl, पीछे टॉपिक में पढ़ेगा आपने 2 पाई a, ठीक है, याद नहीं। अब क्या करेंगे, sin phi की वैल्यू, sin phi की वैल्यू रखेंगे हम, sin phi की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मैं sin phi को घटा रहा हूँ, ठीक है। 2 पाई a को मैं यहाँ ले लेता हूँ, डन। sin phi की वैल्यू मैंने अभी बताया आपको a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और अंडर रूट है ना बेटा, अंडर रूट का मतलब पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब समझ में आ गया ये कैसे कैसे आया, कोई इशू हो, ठीक है। तो अब हम इसको आगे रिजॉल्व कर लेते हैं। b is equal to mu naught i a स्क्वायर, जो कटता है बेटा काट देंगे, 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x into रूट x कितना हो जाता है, x की पावर 3/2, ऐसे ही a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई ए साइन फाई आर कांस्टेंट्स, dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई a, ठीक है। इसके स्पेशल केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डेरिवेशन पढ़ लो, स्पेशल केसेस में वो पूछ सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए। एट द सेंटर, अगर हम सेंटर की बात करें, मान लो ये जो पॉइंट है, ये सारे का सारा जो है, ये तब की बात है जब p पॉइंट एक डिस्टेंस पे हो। अब मान लो वो कह रहा है कि जो p पॉइंट है वो o और p मर्ज हो रखे हैं, मतलब जहां पर o है वहीं पर p है, तो x कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, x 0। तो b is equal to mu naught i upon 2a, ये वही तो फॉर्मूला है जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले एप्लीकेशन में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, देखो वही फॉर्मूला है। If the observation point is far away, मतलब जो P पॉइंट है O पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हो जाए, बहुत ही ज्यादा दूर हो जाए। मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। जो P पॉइंट है ये O पॉइंट है,
ठीक है। जो O पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा दूर है बेटा, O से P। अब ये कह रहा है तो हम क्या कर लेंगे, a स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। O से P तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, x। इसका मतलब जो x है वो a से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो और जो a स्क्वायर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू u नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब, बिकॉज हमने निगलेक्ट कर दिया a स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में। अच्छा, ये ग्राफ है, कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती है, कैसे वैल्यू चेंज होती है, ग्राफ है। अगर देखो हम सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू कम होगी, सेंटर से राइट की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। सेंटर से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कम होगी। डिफरेंट व्यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ अ कॉइल। अब देखो यहाँ पर डायग्राम से दिखा रखा है। मान लो एक कार्डबोर्ड शीट है और ये 10th में आप सबने देखा होगा। इसमें हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट वायर है लेकिन हमने यहाँ से इंसर्ट करी वो वायर, उसको लूप में बना दिया और फिर हमने यहाँ से उसको निकाल लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर इट विल वर्क्स लाइक टू। जैसे ही हमने इसमें करंट पास कराया तो ये दो अलग अलग वायर की तरह काम करेगी। यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ बनेगा क्लॉकवाइज। अब देखो इसी को अगर हम यहाँ पे देखो ऐसे करंट जा रहा है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अगर हम इसी को थोड़ा सिंपलीफाई करके देखें तो देखो जहां पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और जहां पे नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पे क्लॉकवाइज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। These two applications are very very important, ठीक है। तो read them and thank you.